बताइए। तो पहले बताइए स्केलर्स क्या हैं, जिनका केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उन्हें क्या बोलेंगे? स्केलर क्वांटिटीज। जिन क्वांटिटीज को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जरूरत होती है डिफाइन करने के लिए, उन्हें क्या बोलते हैं? वेक्टर्स बोलते हैं। तो जैसे अगर मैं स्केलर की बात करूं, चार्ज हो गया, मास हो गया, और टाइम हो गया, टेम्परेचर हो गया, लुमिनस इंटेंसिटी हो गई, ये सारी क्वांटिटीज कैसी हैं? स्केलर क्वांटिटीज हैं, जिनमें केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो लिखिए फटाफट से, स्केलर्स में क्या होगा? These are those physical quantities. These are those physical quantities which do not require direction to be defined. Only the magnitude is sufficient. Only the magnitude is sufficient to fully specify them. They act just like real numbers. They act just like real numbers. Real numbers. Example: charge, mass, time, temperature, pressure, area, एक्सेट्रा। ये कुछ क्वांटिटीज हैं जिनको केवल मैग्नीट्यूड की रिक्वायरमेंट होती है, डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है ना? लेकिन कुछ ऐसी भी क्वांटिटीज हैं जिनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों बताने पड़ेगी, तभी फुल्ली वो स्पेसिफाई होगी। तो वो क्वांटिटीज क्या बोली जाती है? वेक्टर क्वांटिटीज बोली जाती है। तो अगर मैं वेक्टर्स के लिए लिखूं, वेक्टर लिखिए, these are those physical quantities, these are those physical quantities which require both magnitude and direction, which require both magnitude and direction to completely specify them, to completely specify them. Like force, velocity, displacement, torque, angular velocity, angular momentum, linear momentum, and many more. They have both magnitude and direction. They have both magnitude and direction. Both magnitude and direction. तो कोई भी वेक्टर है, उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए वेक्टर, या फिर ए बार, या फिर ए बोल्ड में लिख देंगे तो भी क्या बता रहे हैं? वेक्टर है। बोल्ड में लिख देते हैं, जैसे वर्ड में लिख दें ए को डार्कन कर दिया, हाँ, तो ये क्या बता रहा है? ये वेक्टर है, ये वेक्टर का सिंबल है, वेक्टर का सिंबल है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करी जाए, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, मैग्नीट्यूड कैसे दिखाएंगे? तो वो जो मैग्नीट्यूड होगा वो रिप्रेजेंट होगा आपका ए वेक्टर का मॉड, या फिर ए, केवल ए लिख दिया तो भी क्या बता रहा है? ये मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बता रहा है। कोई भी वेक्टर होता है, वो वेक्टर बेसिकली उसकी, अगर मैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, तो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट कैसे होता है? ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है? एरो से, और इसका जो लेंथ होगी वो बेसिकली मैग्नीट्यूड के बराबर होगी, है ना? और ये ए वेक्टर हो जाएगा। तो इसका जो लेंथ ऑफ द एरो है वो क्या बता रहा है? मैग्नीट्यूड बता रहा है।
लेंथ ऑफ एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड, और बेसिकली जो डायरेक्शन, पॉइंटिंग डायरेक्शन है वो क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द, बात समझ में आ गई? वेक्टर के डायरेक्शन को समझाने के लिए कई बार एंगल से भी बताते हैं। एंगल से कैसे बताते हैं? जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड है 5 यूनिट्स का, और ये कितना एंगल बना रहा है? 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, है ना, एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो हम बोलेंगे कि A vector is of magnitude 5 units making an angle 37 degree anti-clockwise from the positive x axis। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अगर मैं इस वेक्टर को लिखना चाहता हूं तो कैसे लिख दूंगा? A vector is of magnitude 5 units, 5 units मेकिंग एन एंगल, कितना एंगल बना रहा है? ऑफ 37 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज फ्रॉम द पॉजिटिव एक्सिस। ठीक है, इसको जल्दी से लिख लीजिए। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाले तरीके से भी लिख सकते हैं। वो लिखा जाता है जैसे नॉर्थ ऊपर हो गया, साउथ नीचे हो गया, है ना। अगर आपको बनाना है तो ये कई बार ऐसे दिया होगा, नॉर्थ ये हो गया, साउथ ये हो गया, ईस्ट ये हो गया, वेस्ट ये हो गया। फिर आप वेक्टर बना सकते हो। जैसे नॉर्थ ईस्ट बोला है तो नॉर्थ ईस्ट कितना जाएगा? ये हो गया नॉर्थ ईस्ट। मैंने बोला नॉर्थ वेस्ट कितना हो गया? ये नॉर्थ वेस्ट हो गया। ये कितना हो गया? साउथ वेस्ट हो गया। यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? साउथ ईस्ट हो गया। एंगल कितना रहेगा? 45 डिग्री, 45 डिग्री, इस तरीके से रहता है। ठीक है, ठीक है सर। इसी 37 डिग्री उधर इसी को हम कैसे रखेंगे? नॉर्थ ईस्ट पर रखेंगे, नॉर्थ ईस्ट वाले तरीके से इसको लिख देंगे। अगर मान लेते हैं लिखना है A is of 5 units making an angle 37 डिग्री फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक तो ये तरीका हो गया। या आप कैसे नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ साउथ के टर्म्स में लिखना चाहते हो तो 5 A वेक्टर इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स एट 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ईस्ट से 37 डिग्री नॉर्थ की तरफ। इसको लिख सकते थे इसको और दूसरे तरीके से, A इज ऑफ मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स 37 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गई बात? इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? अब इसमें लिखिए टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। पहला लिखिए इक्वल वेक्टर्स, पहला लिखिए इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं? हाँ, जिनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होता है। तो मैग्नीट्यूड भी सेम है, ए का मैग्नीट्यूड भी सेम है बी से, और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है? सेम। क्या 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 करना है? कोई मिलना है फादर है आप इनके? घर से आए आपके लिए।
और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, सेम होगी, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। तो ए वेक्टर ये रहा, बी वेक्टर ये हो गया, दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम। दूसरा होता है आपका ऑपोजिट ऑफ अ वेक्टर, ऑपोजिट ऑफ अ वेक्टर या फिर नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ये हटा दूं राइट साइड वाला? सर ये वाला तो करना है सर। अच्छा अच्छा। ऑपोजिट ऑफ अ वेक्टर और नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बेसिकली एक वेक्टर अगर आपने ए वेक्टर बनाया है तो ये बी वेक्टर जो होगा वो माइनस ऑफ ए वेक्टर कब लिखा जाएगा, जब ये ऑपोजिट वेक्टर बताना है। तो ये ऑपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएगा बट सेम इन मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ये जो बी वेक्टर है दिस इज ऑपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। These are known as negative of a vector or a opposite vector of the A vector. A vector का opposite vector। इसको माइनस ए वेक्टर से भी दिखा सकते थे। जैसे अगर मेरे को बोलना होता माइनस ए वेक्टर बनाइए तो माइनस ए वेक्टर ये हो जाता है। ये एक ही चीज है, बी वेक्टर और माइनस ए वेक्टर। पहला वेक्टर था इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब दोनों वेक्टर सेम इन डायरेक्शन है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का लेंथ सेम है और दोनों की डायरेक्शन सेम है। दूसरा ऑपोजिट ऑफ अ वेक्टर, नेगेटिव ऑफ वेक्टर। ए वेक्टर से ऑपोजिट वेक्टर कौन सा है, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो जाएगा, अपोजिट इन डायरेक्शन बट सेम इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। समझ गए? अब ये हटा दो। ये सर अगला लिखिए, अगला लिखिए कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, कोलिनियर वेक्टर्स। Vectors are said to be collinear when they all lie in the same line। सभी सेम ही लाइन में लाई करें, चाहे वो ऑपोजिट हो चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, लेकिन लाइन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो कोलिनियर वेक्टर्स लिख लीजिए। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर when they all lie in the same line। ये वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, सी वेक्टर ये वाला हो गया। तो ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर क्या हो जाएंगे, सेम लाइन में लाई कर रहे हैं लेकिन सेम डायरेक्शन सेम मैग्नीट्यूड ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन एक ही लाइन के अलॉन्ग लाई करना चाहिए। कोलिनियर वेक्टर्स। तो वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर व्हेन दे ऑल लाई इन द सेम लाइन, चाहे वो सेम डायरेक्शन हो, ऑपोजिट डायरेक्शन हो, कैसा भी, लेकिन लाइन क्या होनी चाहिए, सेम। नेक्स्ट है पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स। Vectors are said to be parallel. Vectors are said to be parallel when they all have the same direction, and the angle between the two vectors is 0 degree. Angle between the vectors is 0 degree. Vectors are said to be parallel when the angle between the vectors is 0 degree and they both have the same direction, दोनों की क्या हो, सेम डायरेक्शन हो। ठीक है, पैरेलल वेक्टर समझ गए। एंटी पैरेलल वेक्टर्स। नेक्स्ट लिखिए एंटी पैरेलल वेक्टर्स। Vectors are said to be anti-parallel
anti-parallel when the angle between the vectors is 180 degree angle between the vectors is 180 degree and they are opposite to each other in direction and they are opposite in direction to each other. समझ पा रहे हो आप? नए लोग जो हैं वेक्टर इक्वल तब बोले जाएंगे जब डायरेक्शन सेम हो, मैग्नीट्यूड सेम। ऑपोजिट वेक्टर तब बोले जाएंगे जब ए वेक्टर हो और उसका ऑपोजिट वेक्टर बना दें बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या हो गया? ऑपोजिट वेक्टर है, अपोजिट इन डायरेक्शन हो गया। समझ मेरी बात? कोलिनियर वेक्टर मतलब सभी वेक्टर क्या होने चाहिए? एक ही लाइन पे होने चाहिए, चाहे वो सेम डायरेक्शन में हो, अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों चीज मैटर नहीं करेंगे। कोलिनियर मतलब एक लाइन के अलाउंग। पैरेलल वेक्टर है, दोनों एक लाइन के अलाउंग हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा? 0 डिग्री होगा, मतलब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में लाई करेंगे। और अगर मैं एंटी पैरेलल वेक्टर्स की बात कर रहा हूं तो दोनों वेक्टर्स जो होंगे वो अपोजिट इन डायरेक्शन हो जाएंगे। ए वेक्टर ये है तो बी वेक्टर अपोजिट हो जाएगा, थीटा कितना हो जाएगा? 180 डिग्री हो जाएगा। समझ में आई बात? ये पॉइंट है, क्लियर है? आगे बढ़े। अगला लिखिए, अगला लिखिए ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स। Vectors are said to be orthogonal. Vectors are said to be orthogonal when they have 90 degree with each other. Or they are perpendicular to each other. देखो हमेशा जब भी एंगल बिटवीन द वेक्टर कह रहे हैं बी वेक्टर ए वेक्टर, इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। और एंगल हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद देखते हैं। टेल टू टेल ही ज्वाइन करेंगे तभी उन दोनों के बीच में एंगल ले सकते हैं, अगर हेड टू टेल है तो नहीं ले सकते। जो पॉइंट है ये पॉइंट से कनेक्ट होना चाहिए, तभी ये क्या हो जाएगा? 90 डिग्री बनेगा। 90 डिग्री बनेगा तब ये क्या बन जाएंगे? ऑर्थोगोनल वेक्टर। समझ गए? नेक्स्ट लिखिए कॉन्करेंट वेक्टर्स। Vectors are said to be concurrent when they all start from the same point or all merge at the same point. ये सेम कॉमन पॉइंट हो गया, उसी से सारे वेक्टर निकल रहे हैं। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर, ई वेक्टर, एफ वेक्टर और जी वेक्टर। वेक्टर्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट। कॉन्करेंट का मतलब क्या है? सभी एक ही पॉइंट से निकल रहे हैं, सभी एक ही पॉइंट पे ज्वाइन हो रहे हैं। लेकिन जनरली हम लोग क्या करते हैं? सभी एक ही पॉइंट से स्टार्ट करवा देते हैं, तो इनको को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। को इनिशियल वेक्टर्स भी बोलते हैं। समझ गए? नेक्स्ट आगे बढ़े। कोप्लेनर वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए कोप्लेनर वेक्टर्स। वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर। Vectors are said to be coplanar when they all lie in the same plane. When they all lie in the same plane.
प्लेन आपका सेम है और इसी प्लेन में सारे वेक्टर लाई कर रहे हैं, तो उन्हें क्या बोलेंगे? कोप्लेनर वेक्टर्स बोलेंगे। तो ये एक ही प्लेन हो गया, सेम प्लेन। तो इनके लिए आपको पता होगा A डॉट B क्रॉस C 0 होता है, शायद आपको पता हो। ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है वो 0 होता है, क्योंकि A डॉट B क्रॉस C करेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा, और परपेंडिकुलर डॉट A वेक्टर मतलब cos 90 वैल्यू कितना हो जाएगा 0। हालांकि मैं आगे डिस्कस करता हूँ, लेकिन आपको पता होगा इसलिए मैंने अभी बता दिया। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर्स समझ गए। नेक्स्ट है आपका जीरो वेक्टर। A vector having magnitude equal to 0 but having a direction. मान लेते हैं मैंने जीरो वेक्टर बनाना है, तो जीरो वेक्टर का डायरेक्शन तो हो सकता है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड ही नहीं है, तो जीरो वेक्टर इस तरीके से लिखा सकते हैं। क्योंकि वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है तो वेक्टर मिलना चाहिए, तो हम जीरो नहीं लिख सकते, वहां पे जीरो के ऊपर बार लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वेक्टर है दैट इज यूनिट वेक्टर। सर इसकी डायरेक्शन कैसे हो सकती है सर? डायरेक्शन इसकी गिवन वेक्टर की डायरेक्शन में हो सकता है। जैसे मान लेते हैं ए वेक्टर है और मैं कहूँ कि मैं 2 इसमें जोड़ना चाहता हूँ, या फिर मैं कुछ नहीं कह रखा है, इसमें जीरो वेक्टर जोड़ सकता हूँ, मतलब वेक्टर को वेक्टर से जोड़ सकता हूँ, वेक्टर को स्केलर से नहीं जोड़ सकता। समझ पा रहे हो? तो वो चीज कहने का मतलब है। जैसे अगर मैंने 2 लिखा है तो 2 लिखा है तो मतलब 2 वेक्टर, या तो 2 के साथ कोई वेक्टर हो तब तो जोड़ सकता हूँ, अदरवाइज नहीं जोड़ सकता। अब जैसे कई बार क्या करते हैं हम लोग A क्रॉस B करते हैं और इसकी वैल्यू आ जाती है बेसिकली 0, तो ये 0 नहीं आ सकती, क्योंकि ये जब दोनों प्रोडक्ट किए तो यहाँ पे ये वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हमें वेक्टर मिलना चाहिए, तो इसके लिए हमने एक जीरो वेक्टर डिफाइन कर लिया, दैट इज जीरो। अभी बात समझ में, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में। ठीक है, अगला नेक्स्ट देखते हैं यूनिट वेक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर, मैं पूरा डालूंगा फिर उसके बाद यूनिट वेक्टर बताऊंगा। ये डालू यूनिट वेक्टर क्या होता है? होता क्या है सर केवल डायरेक्शन बताना मैग्नीट्यूड की बात है। हाँ, केवल डायरेक्शन बताने के लिए इस यूनिट वेक्टर को डिफाइन किया जाता है। ये मैग्नीट्यूड इसका कितना होता है? 1। तो इसका मैग्नीट्यूड होता है 1 और ये केवल डायरेक्शन बताता है किसी गिवन वेक्टर की, है ना। तो जैसे अगर मेरे को यूनिट वेक्टर लिखना है तो यूनिट वेक्टर क्या हो गया? यूनिट वेक्टर क्या होता है? वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1, मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1 यूनिट एंड डायरेक्शन is the same as the given vector. Given vector क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि भाई अगर मान लेते हैं ये वेक्टर दिया है ए वेक्टर, तो इस वेक्टर के पास दो चीजें हैं, एक इसका मैग्नीट्यूड है, एक इसकी डायरेक्शन है। तो अगर मान लेते हैं ए वेक्टर लिखना है तो ए वेक्टर की जो डायरेक्शन हो जाएगी ये ए कैप से डिनोट होगी, और इस ए कैप का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा 1 यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पे लिखूं कि ये वेक्टर क्या है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू हो जाएगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू ए कैप। क्या लिखना पड़ेगा? ए कैप। तो अगर मैं यहाँ पे ए कैप लिखना चाहता हूँ तो ए कैप कैसे लिखूंगा? ये नीचे चला जाएगा, ए कैप हो जाएगा आपका ए वेक्टर डिवाइडेड बाय ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड। और ये क्या बता रहा है? ये बता रहा है यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। समझ में आ गई? ये क्या बता रहा है? यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर। अब यहाँ पे इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? जैसे मान लेते हैं मेरे को कोई वेक्टर बनाना है,
तो बेसिकली ये जो वेक्टर होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे को एक वेक्टर बनाना है, तो मेरे को अगर वेक्टर बनाना है तो ये वेक्टर की लेंथ निकालनी पड़ेगी। वेक्टर की लेंथ आप पॉइंट के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, हम देखेंगे अभी पोजीशन वेक्टर सीखेंगे तो सीखेंगे। लेकिन यहाँ पे ए कैप जो होगा वो ए कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है अलोंग द ए वेक्टर, अलोंग द ए वेक्टर। अब जैसे इधर ध्यान दो, अब मेरे को यहाँ पे 3 एक्सेस पता है, कौन कौन सी, एक्स वाई और जेड। जेड जो है वो मेरी तरफ आ रही है, एक्स जो है वो राइट साइड जा रही है, वाई जो है ऊपर जा रही है। तो 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन किए गए हैं, 3 यूनिट वेक्टर डिफाइन किए गए हैं। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में बेसिकली होता है आई कैप, वाई डायरेक्शन में कौन सा होता है जे कैप, और जेड डायरेक्शन में कौन सा होता है के कैप। तो अगर मैं आपसे कहूं कि माइनस के कैप को रिप्रेजेंट करिए तो ये इस वाली डायरेक्शन में हो जाएगा, अंदर की साइड हो जाएगा माइनस के कैप। मैंने लिखा ऊपर प्लस जे कैप तो नीचे क्या हो जाएगा माइनस जे कैप, इधर प्लस आई कैप तो इधर कौन सा हो जाएगा माइनस आई कैप। बात समझ में नहीं आई? तो इस तरीके से यूनिट वेक्टर एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलॉन्ग डिफाइन किए गए हैं, और इसके बेसिस पे आप यूनिट वेक्टर के बेसिस पे डायरेक्शन लिख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे लिखना है 2i कैप, एक वेक्टर है लेट्स से a वेक्टर इज इक्वल टू 2i कैप, तो मैं रिप्रेजेंट कर दूंगा उसे राइट साइड, ये हो गया 2i। ये फ्री वेक्टर बनाया है। मेरे को लिखना है, मान लेते हैं b वेक्टर है आपका 3j कैप, तो ये कैसे रिप्रेजेंट होगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये हो गया 3j। बात समझ में आ गई? ऐसे अगर मान लेते हैं 4k कैप रिप्रेजेंट करना है तो कैसे चला जाएगा, यहाँ पे 4k कैप भी हो जाएगा। चाहिए कि ऑब्जेक्टिव चाहिए, दिया वो ऑब्जेक्टिव में कन्वर्ट करना है, आपने 20 ऑब्जेक्टिव दिए 10 न्यूमेरिक, लेकिन मुझे 25 ऑब्जेक्टिव चाहिए, यानी 20 ऑब्जेक्टिव तो है 5 और चाहिए, वो 10 आपने न्यूमेरिक दिए उनको मैं कन्वर्ट करूँगा क्या, तो आप एक बार आ जाएगा। मैं पूछ देता हूँ, समझ गए? ये माइनस की कैप हो गया, इधर कितना हो गया 4k कैप हो गया, समझ में आ गई बात? तो ये आपका जो है ये बेसिकली इस तरीके से वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए वेक्टर हो गया 2i कैप, बी वेक्टर हो गया 3j कैप, और सी वेक्टर जो भी होगा, जैसे सी वेक्टर है तो सी वेक्टर क्या हो गया 4k कैप, इधर की साइड रिप्रेजेंट कर दिया, समझ गए? ये हो गया सी वेक्टर, समझ गए? तो ये कहानी आपको क्लियर होगी। तो सी वेक्टर अगर मेरे को रिप्रेजेंट करना है तो ये बाहर की साइड होगा, ये होगा आपका 4k कैप, समझ गए? तो ये नोट कर लीजिए पहले इसको।
रिजल्ट नहीं करा था इसी पे नीचे लिख रहा है कि इसी पे आगे डायरेक्ट सम ऑफ टेस्ट हो गया। कुछ बात अब जैसे यहाँ पे एक और हेडिंग डालो, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर देखिए, पोजीशन वेक्टर on a 3D coordinate system, 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 a particle position can be defined with respect to the origin, can be defined with respect to the origin. ये प्लस x, ये प्लस y, ये प्लस z। तो यहां देखिए, पॉजिटिव x, पॉजिटिव y, पॉजिटिव z है ना। मान लेते हैं आपके पास एक पॉइंट है P, x, y, z। तो इसका जो पोजीशन वेक्टर है r वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? तो वो जो पोजीशन वेक्टर r वेक्टर होता है, ये कितना लिखा जाएगा? OP वेक्टर, OP वेक्टर। तो OP वेक्टर कैसे डिफाइन होगा? x माइनस 0 i कैप प्लस कितना हो जाएगा? y माइनस 0 j कैप प्लस कितना हो जाएगा? z माइनस 0 k कैप। बात समझ आ गई? तो ये कितना हो जाएगा? x i कैप y j कैप प्लस z k कैप। ये हो गया r वेक्टर। क्या हो जाएगा? r वेक्टर हो जाएगा। समझ गए? ये हो गया r वेक्टर। अब यहाँ पे r वेक्टर का मैग्नीट्यूड मेरे को चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालूं? तो भैया डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा? रूट ऑफ x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? z माइनस 0 का होल स्क्वायर। मतलब ये मैं ये ऐसे बोल सकता हूँ, ये कितना हो गया? x स्क्वायर अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? z स्क्वायर। और इस वेक्टर के अलावा आप यूनिट वेक्टर भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? r वेक्टर के अलावा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? r वेक्टर डिवाइडेड बाय r वेक्टर का मैग्नीट्यूड। कितना हो गया ये? ये हो गया x i कैप प्लस y j कैप प्लस कितना हो गया? z k कैप अपॉन कितना हो जाएगा? r वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? z स्क्वायर। ये हो जाएगा r वेक्टर का यूनिट वेक्टर आ गया। यस ये चीज आपको क्लियर होनी चाहिए। अब लिखते हैं अगला डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर तो अगर मान लेते हैं यहाँ पे आपके पास दो पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट P1 है, ये पॉइंट P2 है, और एक कोई पार्टिकल है वो P1 से P2 तक चला जाता है। तो यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर होगा वो ऐसे बनाएंगे, डेल्टा आर वेक्टर। समझ में आ गई बात? और डेल्टा आर वेक्टर कैसे लिखेंगे? बेसिकली चेंज इन पोजीशन वेक्टर से लिखेंगे। तो
ये क्या हो गया आर इनिशियल वेक्टर, और यहाँ पे बेसिकली डेल्टा आर वेक्टर कैसा हो जाएगा आर फाइनल वेक्टर माइनस क्या हो जाएगा आर इनिशियल वेक्टर, हो गया ओरिजिन। और इसे क्या बोलेंगे, ये बोलेंगे एक्स एक्सिस, ये वाली कौन सी है वाई एक्सिस, बाकी आपकी जेड है। तो अब जैसे मान लेते हैं मैं जेड भी डिफाइन कर ही देता हूँ यहाँ पे, चलो जेड है, ये P1 पॉइंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x1, y1, क्या हो जाएगा z1, इधर कौन सा हो जाएगा x2, y2, क्या हो जाएगा z2। आने दो यार, क्या है तो भूकंप थोड़े ना आ जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखिए डेल्टा आर वेक्टर निकालना है, तो डेल्टा आर वेक्टर कैसे निकालेंगे, तो डेल्टा आर वेक्टर क्या हो जाएगा, डेल्टा आर वेक्टर अगर मेरे को लिखना है तो ये क्या हो जाएगा फाइनल वेक्टर, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं आर फाइनल वेक्टर लिखता हूँ x2 y कैप प्लस y2 j कैप प्लस कितना हो गया z2 k कैप माइनस आर इनिशियल वेक्टर कितना हो जाएगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस कितना हो गया z1 k कैप। तो ये बेसिकली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x2 माइनस x1 i कैप प्लस कितना हो जाएगा y2 माइनस y1 j कैप प्लस कितना हो गया z2 माइनस z1 k कैप। बात समझ में आ गई। तो ये हो गया डेल्टा आर वेक्टर। अगर मेरे को डेल्टा आर वेक्टर के अलोंग मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब बेसिकली इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर, डेल्टा आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। और यहाँ पे बेसिकली डेल्टा आर वेक्टर के अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, तो यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा डेल्टा आर कैप इज इक्वल टू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड, समझ गए। तो ये कितना हो जाएगा डेल्टा आर वेक्टर कितना है ये आपको पता ही है, ये कितना हो गया x2 माइनस x1 i कैप प्लस y2 माइनस y1 j कैप प्लस कितना हो जाएगा z2 माइनस z1 k कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल, समझ गए। तो इस तरीके से हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और उसके अलोंग यूनिट वेक्टर फाइंड कर सकते हैं, समझ गए। अब थोड़े से क्वेश्चन करते हैं, बहुत देर से कहानी हो गई, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर लिखिए, फाइंड द यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर along 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप, करें 2 i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप। प्लस वन करेंगे, 2 का स्क्वायर करेंगे प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पे यूनिट वेक्टर का निकालेंगे तो ये हो जाएगा, ये मान लेते हैं ए वेक्टर कितना है 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड कितना है रूट ऑफ 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा ये 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय कितना हो गया अंडर रूट 6,
समझ गए? 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा √6, यही आ रहा है। चलिए एक और क्वेश्चन कर दो बस। फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, √3 से डिवाइड कर दो, बस ये क्या हो जाएगा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। कितना हो जाएगा यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर along i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, कितना हो जाएगा ये यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a कैप इक्वल टू कितना हो गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप डिवाइडेड बाय कितना हो गया √3, आगे समझ गए? अब नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। नेक्स्ट हेडिंग डालिए एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, whenever the angle between the two vectors has to be taken, whenever the angle between the two vectors has to be taken, then it is always taken when the vectors are joined tail to tail. When the vectors are joined tail to tail. तो मान लेते हैं ये एक वेक्टर है a वेक्टर, दूसरा एक वेक्टर है b वेक्टर, दोनों के बीच में एंगल है थीटा। तो अगर थीटा लेना है तो भैया थीटा तभी लेंगे जब दोनों टेल से टेल ज्वाइंट होंगे, टेल टू टेल ज्वाइंट। टेल ज्वाइंट। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा, जब ए वेक्टर और बी वेक्टर को ज्वाइन करेंगे तो फिर आप भले ही ज्वाइन करने के बाद एंगल लेंगे, लेकिन एंगल हमेशा टेल टू टेल ज्वाइन करने के बाद ही लेंगे, हेड टू टेल भी नहीं चलेगा, टेल टू टेल ही चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, चलो अच्छा, और जो भी एंगल 180 से छोटा होगा उसी लेंगे, 180 से बड़ा वाला नहीं लेंगे। समझ में आ रही बात? तो पहले इतना नोट कर लो, फिर मैं क्वेश्चन बना देता हूँ। बना लिया? चलो, find the angle between the vectors as shown. क्वेश्चन है, एक वेक्टर ऐसे, 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 ठीक है? ए वेक्टर ये हो गया, बी वेक्टर ये हो गया, सी वेक्टर ये हो गया, डी वेक्टर ये हो गया, ई वेक्टर ये हो गया, एफ वेक्टर ये हो गया। ये कितना है 120 डिग्री, ये है 135 डिग्री,
ये है 90 डिग्री, ये है 150 डिग्री, ये वाला है 60 डिग्री। और चलो इसको हटाओ यार, तो वरना कहोगे 360 नहीं हो रहा। तो ये एंगल है 120 डिग्री। करो एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड सी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड ई वेक्टर, ए वेक्टर एंड एफ वेक्टर। बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, बी वेक्टर एंड डी वेक्टर, बी वेक्टर एंड ई वेक्टर, बी वेक्टर एंड एफ वेक्टर। बस इतने बहुत है, चलो वैसे ही निकालो, निकालो। ये बी और एफ के बीच में कुछ नहीं लगता है, देख ऐसा होगा ना ये तो सोच लिया नहीं से चलो 260 ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला निकालना है, वो भी पड़ा नीचे वाला 60 नहीं होगा, देख एफ को भी कर जाएगा तो समझो 20 ऊपर है, एफ नीचे है, 60 से तो बड़ा हो गया बेस है वाली जैसे वो बड़ा हो गया? नहीं सर पूरा टाइम दे दिया, और क्या चाहिए? हो गया हम्म? हो गया
कैसे किया एक बार दिखाओ बस। ऐसे तो नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे नहीं आएगा, ऐसे ही भाई साहब दिखाओ तो कैसे आएगा। ऐसे भी नहीं आएगा, ऐसे ऐसे भी नहीं आ पाएगा। और उधर भाई साहब तुम दिखाओ। वहीं से देख के लिखे हैं मैंने तो। अरे मैंने कहा था टेल टू टेल ज्वाइन करने को। हाँ तो टेल टू टेल ज्वाइन कर लेंगे ना, हमारा क्या जा रही है। अरे इससे बताइए क्या देख लीजिए आप। देखो ए वेक्टर ये है, बी वेक्टर कितना टिल्ट हो गया, 60 डिग्री हुआ है, ए से 60 डिग्री हो गया। 60 डिग्री हो गया। हाँ तो ए से बी हो गया 60 डिग्री। ऐसे ही निकाला है। फिर बी जा रहा था तो बी से सी कितना टिल्ट हो गया। ए और सी के बीच में निकालना है सर। हाँ रुको, तो बी और सी कितना टिल्ट हो गया 45 डिग्री। हाँ तो बी और सी के बीच में 45 हो गया, हाँ वेरी गुड, बी और सी के बीच में 45 हो गया। और सी और डी के बीच में 90 हो गए। फिर सी और डी के बीच में 90 हो गए। सी और नहीं निकालना नहीं है सी और डी, अगर निकालना होता तो वो क्या कमेंट करते हैं सबका बना हुआ है। ई वेक्टर का निकालना है। ई वेक्टर कैसे बनेगा, डी वेक्टर ऐसे चल रहा था 30 डिग्री, ई वेक्टर किधर होगा, इधर ही होगा, यहीं पर, यहीं पे ऊपर। ये ऊपर ही ले लेता हूँ। हाँ ऐसे 30 डिग्री, ये हो गया 30 डिग्री। ई और एफ के बीच में 60 डिग्री। ई और एफ, ई जा रहा था, ये 120 हो गया, तो ये एफ हो गया, कितना हो गया 120 डिग्री। 120 डिग्री। अब बताओ कौन सा हिस्सा चाहिए। ए और एफ के बीच में 60 हो गया। ए और एफ के बीच में 60 नहीं 60 नहीं है, 60 60 होगा। 60। ए और एफ के बीच में ये गड़बड़ी होगी। तो ये पता नहीं, देख लेना ये पूरा 360 बनना है कि नहीं बनना है, ये लास्ट के एंगल की जरूरत है कि नहीं है। ठीक है, ये ऐसे बन गया। चलो हो गया, नहीं हो रहा 360 हो रहा है। सर। ये जो है ये 120 और 60 बनाना है नीचे, हाँ तो ये 180 स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए ना, ये और सी, ये ए और ये 360 नहीं बन रहा है पूरा, 360 नहीं बनना है ना। नहीं बन रहा। हाँ तो इसीलिए मैंने बोला था ना कि 360 नहीं बनाना है अपने को, इसलिए मैंने इसको रोक दिया था बीच में। देखो ये लाइन दिख रही है, एक इधर एक इधर, हाँ आपने मैच नहीं किया, ठीक है। समझ गए। तो हमने ऐसे बना दिया। अब बोलिए क्या चाहिए आपको, ए वेक्टर और बी वेक्टर चाहिए। ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया 60 डिग्री। ए वेक्टर और सी वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, सी वेक्टर के बीच में 105 डिग्री। ए और डी वेक्टर के बीच में चाहिए कितना चाहिए, ए और डी, डी कहाँ है, ए वेक्टर और डी कौन सा है, ई वेक्टर। ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में कितना एंगल है 90 + 60 + 45, 90 + अरे 60। सर ए और सी के बीच में 90 आएगा सर। ए और सी के बीच में 90 आएगा। 90 कहाँ आना, सर ए और डी आपस में अरे सर आप उसे आप छोड़ दो, वहाँ डायग्राम में देखिए सर, अरे इसी से देखूंगा मैं। 90 आना चाहिए ए और सी के बीच में सर। क्यों, मैं कह रहा हूँ 360 नहीं है। ए और सी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना हो जाएगा, ए वेक्टर और डी वेक्टर के बीच में, ये लिख दिया मैंने, है ना। इसको 180 में से माइनस कर देना, अगर दूसरा चाहिए तो 360 में से। ए और ई के बीच में कितना हो गया, ए और ई कहाँ है 180। ए और एफ के बीच में कितना हो गया, ए और एफ 60 हो गया। बताओ भाई।